नमस्कार, मेरा नाम मिथिलेश कुमार सिंह है। मैं इस वीडियो में शूद्रों का सच, जो एक बहुत ही शोधपूर्ण पुस्तक है और जिसे हर भारतीयों के लिए पढ़ना अनिवार्य है, मुझे ऐसा लगता है, उस पुस्तक में क्या है, मैं इसको बताने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। वास्तव में शूद्रों का सच भारतीय इतिहास के में शूद्रों का क्या या शूद्र विमर्श का क्या फैक्चुअल पोजीशन था, इसको बताया गया है। ये पुस्तक जो है प्रभात प्रकाशन ने प्रकाशित किया है और इसका कुल पृष्ठ 238 है और जिसमें कुल 6 अध्याय हैं, जिसमें कि 8 परिशिष्ट दिया गया है ताकि चीज़ों को समझने में आपको आसानी हो, और 215 से अधिक पुस्तकों और अनेक शोध पत्रों का इसमें उपयोग किया गया है। इसका जो केंद्रीय प्रश्न है पुस्तक का, वह है कि शूद्र आखिर कौन थे। यह पुस्तक उस ऐतिहासिक जिज्ञासा को सामाजिक आत्मबोध, न्याय और बौद्धिक ईमानदारी से जोड़ती है। यानी कि इसमें कोई विचारधारा से प्रेरित होकर तथ्यों को स्थापित नहीं किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि शूद्रों की वास्तविक सामाजिक स्थिति क्या थी, औपनिवेशिक और वैचारिक इतिहास लेखन ने किन छवियों को गढ़ा, और ग्रंथ, पुरातत्व और तर्क मिलकर किस नए दृष्टि की ओर ले जाते हैं, और भारतीय तथ्यों के अनुरूप इतिहास को किस तरीके से पेश किया जाए, इसको ध्यान में रखते हुए इस पुस्तक का लेखन किया गया है। इसका जो मुख्य प्रतिपाद्य है कि शूद्रों का इतिहास केवल पीड़ा की कथा नहीं है, बल्कि भारतीय सभ्यता के निर्माण में सक्रिय भूमिका का इतिहास है। जैसा कि आजकल बहुत सारे नैरेटिव में विमर्श में बताया जाता है कि शूद्रों का इतिहास बड़ा ही खराब रहा है और हजारों वर्षों से इनका शोषण होता रहा है, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। हमारे समाज में ये तथ्य बताते हैं कि हमारे समाज में जो शूद्र थे, उनकी उत्पादक स्थिति थी, कृषक थे, कारीगर थे, शिल्पी थे, व्यापारी थे, उनकी राजनीतिक उपस्थिति भी थी, यानी कि राजा थे, मंत्री थे, सेनापति थे, अधिकारी भी थे, उनका सांस्कृतिक योगदान भी था। लोक परंपरा, भक्ति साहित्य और संत परंपरा के साथ साथ आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि वेद की अनेक ऋचाओं का निर्माण शूद्रों ने किया है। उनकी राष्ट्रीय दृष्टि थी, यानी कि उनकी एक समावेशी स्मृति है, और सामाजिक बंधुत्व के लिए जो उन्होंने काम किया है उसका व्यापक विश्लेषण इस पुस्तक में दिया गया है, जिससे शूद्रों के प्रति जो एक कॉन्सेप्ट, एक नैरेटिव जो बैठाया गया है लोगों के मन में, वह खत्म हो सके। इसमें 6 अध्याय है। शूद्र कौन थे, नंबर 1 है। नंबर 2 पे है मनुष्य, शूद्र और अम्बेडकर। तीसरा है मूल निवासी बनाम आर्य आक्रमण। चौथा है जातियों की उत्पत्ति। 5वां है दास प्रथा और भारत। और छठा है अस्पृश्यता। यानी कि जो शूद्रों से जुड़ी हुई जो मुख्य कथ्य समाज में स्थापित किए गए हैं, उन सारे कथ्यों का तर्कपूर्ण और तथ्यात्मक विश्लेषण इसमें किया गया है और उन सारे टॉपिक्स को इसमें ले लिया गया है। अब पहला अध्याय है शूद्र कौन थे। देखिए, ये पुस्तक सुदास के प्रसंग से शुरू होती है और यह प्रश्न उठाती है कि यदि शूद्र राजा, ऋचा, रचयिता और यज्ञकर्ता हो सकता था तो जन्मजात दास वाली छवि कैसे बनी। भारतीय इतिहास का पहला चक्रवर्ती सम्राट राजा सुदास था और राजा सुदास का उल्लेख ऋग्वेद में है। ऋग्वेद चक्रवर्ती सम्राट था और साथ ही साथ उसने वेद की अनेक ऋचाओं का निर्माण भी किया है। ये सवाल स्वतः उठता है कि अगर राजा सुदास राजा था, वेद ऋचाओं का निर्माता था, तो फिर ये कथ्य कहाँ से चला आया कि भारतीय समाज में शूद्रों को राजा होने का अधिकार नहीं था, उनको लिखने पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो ये तथ्य ऐसा है जो इन नैरेटिव को एक तरह से तथ्यहीन साबित करता है। इस पुस्तक में ये बताया गया अम्बेडकर के, बकौल अम्बेडकर, कि शूद्र कौन थे और चौथे वर्ण में कैसे पहुँचे। उसमें एक अम्बेडकर का एक कॉन्सेप्ट है, उसका उसमें व्याख्या किया गया है और यह स्पष्ट किया गया है कि शूद्र वैदिक परंपरा से बाहर नहीं थे, जैसा कि आमतौर पे लोगों को बताया जाता है।
और जो उपनयन, वेदाध्ययन और यज्ञ अधिकार पर जो संघर्ष, जो विवाद की जड़ माना जाता है, उसको जो है स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि जो बात कही जाती है कि उपनयन उनका नहीं हो सकता था, वेदाध्ययन नहीं कर सकते थे, यज्ञ अधिकार उनका नहीं था, क्या वास्तव में ऐसा था? अगर देखा जाए तो उनकी स्थिति काल के साथ बदलती रही है। और कैसे बदली, सत्ता संघर्ष किस तरीके से था, इनका सामाजिक संरचना में स्थान कैसे ऊपर नीचे हुआ, इसकी इसमें व्याख्या की गई है। फिर उसके बाद अध्याय 2 है मनु, शूद्र और अम्बेडकर। पुस्तक मनुस्मृति को एक विवादित उसको माना जाता है, लेकिन एक इफेक्टिव जो विधि परंपरा है, एक लॉ बुक के तौर पर उसको देखा जाता है। लेकिन मनुस्मृति में जो कॉन्ट्राडिक्टरी श्लोक दिए गए हैं, नियम दिए गए हैं, वह साबित करता है कि मनुस्मृति में सारी बातें मनु परंपरा की नहीं है। और अब किताबें पढ़िएगा तो स्पष्ट होगा कि मनु वैदिक परंपरा के व्यक्ति थे, उन्होंने कभी भी अवैदिक बातें नहीं की हैं। जो वेद के अनुरूप मनुस्मृति में नहीं है वह डेफिनेटली प्रक्षेप है, क्योंकि एक लेखक एक पन्ने में कुछ लिखेगा, अगले पन्ने में उसका कंट्राडिक्शन कभी नहीं कर सकता है। तो जो परस्पर विरोधी बातें हैं वह साबित करती हैं कि मनुस्मृति में बहुत सारे श्लोक प्रक्षेपित हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मूल मनुस्मृति में 600-700 के आसपास श्लोक हैं। उसके अनुकूल अगर जोड़ दीजिएगा तो 1200 के आसपास है। इस किताब पर इसका मैंने मेंशन किया गया है। लेकिन आज की मनुस्मृति में 2000 से ऊपर श्लोक, यानी कि 2500 से भी ऊपर श्लोकों की बात की जाती है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो इतना लंबा, जो इसकी लंबाई बढ़ गई है, इसकी संख्या बढ़ गई है, वो साबित करती है कि मनुस्मृति जो अभी समाज में प्रचलित है वह मूल मनुस्मृति नहीं है। इसका इसमें जो है मैं उपयोग किया गया है, मैंने बताया गया है। तीसरा अध्याय है मूल निवासी बनाम आर्य आक्रमण। तो देखिए इसका जो है पूरे चैप्टर में बड़ा ही अजीब बात है कि आक्रमण सिद्धांत की पूरा उसका केंद्रीय जो है उसका विषय है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि आमतौर पर यह होता है कि पहले आधार खोजे जाते हैं, तर्क मिलता है, तथ्य मिलता है, सबूत मिलता है, तब सिद्धांत बनता है। यहाँ क्या हुआ है कि पहले सिद्धांत बनाया गया, फिर उसके समर्थन में जो है तथ्य खोजे गए, पूरा तत्व से जबरदस्ती तथ्य खोजा गया। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज़ादी के कुछ ही दिन के आसपास की बात है कि इस सिद्धांत को खारिज कर दिया गया। लेकिन आज भी सिद्धांत के आधार पर भारतीय समाज को बांटा जाता है। और आर्य आक्रमण सिद्धांत के आधार पर द्रविड़ वर्सेज आर्य, नॉर्थ वर्सेस साउथ का कॉन्सेप्ट चला। और जो द्रविड़ आंदोलन साउथ का है वह इसी सिद्धांत के बेसिस से निकला। तो समझिए कितना यह जो है विभाजनकारी सिद्धांत रहा है। इसकी पूरी व्याख्या की गई है वेद, उपनिषद, पुराण में। जो बाहरी आक्रमण प्रवास का जो सबूत है उसका स्पष्ट प्रमाण नहीं है। शुरू में आप लोगों ने, जो भी इतिहास के विद्यार्थी, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विनाश है वो आर्य आक्रमण सिद्धांत में, आर्य आक्रमण को माना गया। लेकिन जब बाद में जब पौराणिक उसका जो पुरातात्विक खोज हुई, तथ्य खोजे गए, तो पता चला कि ऊपर जो घोड़े और कुछ जो अवशेष मिले हैं वो अलग अलग कालों के हैं। और जो मृतक लोग मिले वो भी अलग अलग काल के हैं, जो साबित करते हैं कि वह आक्रमणकारियों का जो है वह सबूत नहीं है। बाद में ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला बहुत खोजने पर भी, जिससे स्पष्ट होता हो कि आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण किया। और साथ ही साथ वेद, जिसे आर्य को कहा जाता है कि वो बाहर से आए, तो बाहर से जो भी आता है, तो चाहे आप यहूदियों का पुस्तक पढ़िए या फिर आप किसी भी दूसरे सभ्यता के लोगों का पुस्तक पढ़िए, जो उनका मूल स्थान रहा है उसके बारे में उनका एक ममत्व का भाव, एक मोह का भाव हमेशा दिखा है। लेकिन आर्य ने जो भी वैदिक ग्रंथ लिखे हैं, तो उस वैदिक ग्रंथ में मेरी सिंधु, मेरी गंगा इत्यादि का उल्लेख हुआ। इस तथ्य को अम्बेडकर भी कहते हैं
कि अगर कोई व्यक्ति किसी जगह के नदी, पहाड़, भूमि के बारे में अपनत्व का भाव अगर वह प्रदर्शित करता है, इसका सीधा सा मतलब हुआ कि वह मूल रूप से वहीं का है। जैसे हम लोग मान लीजिए कि देश के अंदर अगर अलग अलग जगहों पर रहते हैं, लेकिन अपने गांव के, अपने मूल स्थान के प्रति हमारा ममत्व का भाव होता है। यहाँ नहीं है कि हम बाहर की जगह को अपनी चीज़ बताने लगे। तो वेदों में अगर आर्यों ने यह लिखा है, मेरी गंगा, मेरी 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 सिंधु, इस तरह से लिखा है, एक अपनत्व का भाव दर्शाया है, तो वह तभी हो सकता है जब वह मूल रूप से वहीं का निवासी हो। तो ऐसे तथ्यों को स्पष्ट करते हुए अंबेडकर ने जो है इस बात को भी स्पष्ट किया है। ये चीज़ साबित करता है कि जो आर्य थे वो बाहर से नहीं आए थे। तो जब अंबेडकर ने इस बातों को कहा, अंबेडकर इस बातों को कहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अंबेडकर भी इस बात को मानते हैं कि आर्य बाहर से नहीं आए थे। अगला अध्याय है कर लेना। अगला अध्याय है जातियों की उत्पत्ति। अक्सर कहा, लोग कहते हैं कि जाति माने हजारों साल से भारत में जो है जातीय शोषण का व्यवस्था रहा है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भाई देखिए, पहले वर्ण था, वर्ण माने फ्लेक्सिबल था। एक परिवार में चारों वर्ण के लोग निवास करते थे, रहते थे या होते थे। जब बाद में समाज में व्यावसायिकता बढ़ी, तो फिर एक भिन्न भिन्न व्यवसायों का वर्ग बनने लगा, तो वर्ण से फिर वर्ग बना, और फिर बाद में जब व्यवसाय जन्मगत होने लगा तो फिर वहाँ से जाति का निर्माण हुआ। भाइयों, सबसे बड़ी बात है कि आज भी पिता के व्यवसाय को पुत्र मैंने पुत्र के द्वारा किया जाना मैंने एक सहूलियत की बात होती है। जनरली आदमी ऑप्ट वही करता है। तो वही प्रक्रिया वहाँ भी हुई, जो कि वैज्ञानिक बात है, और फिर जाति बनी। लेकिन जाति व्यवस्था जो है अपने मूल रूप में एक शेप में 5वीं शताब्दी के आसपास आई, और फिर जो है वह भी फ्लेक्सिबल था। और हमको जहाँ तक मैंने तथ्यों को देखा है, ये फ्लेक्सिबिलिटी 1989 तक रही समाज में, लेकिन मंडल कमीशन के लागू होने के बाद यह फ्लेक्सिबिलिटी लगभग ख़त्म हो गई। और एक कठोरता आई आपको इस्लामिक आक्रमण के आसपास, क्योंकि नेहरू भी लिखते हैं कि ईसा के जन्म के एक सहस्राब्दी तक, यानी कि 1000 साल के माने साल तक भारतीय समाज में एक प्रोग्रेसिवनेस था। उनका विचार खुला हुआ था, वह बाहर की चीज़ों को एक्सेप्ट करते थे, ग्रहण करते थे, एक प्रोग्रेसिव मेंटालिटी उनका था। लेकिन अचानक से क्या होता है कि भारतीय समाज अपनी खिड़कियों और दरवाजों को बंद कर लेता है, उसमें एक कठोरता चली आती है, उसमें एक तरह से फ्लेक्सिबिलिटी उसकी ख़त्म हो जाती है। तो आप भी जानते हैं कि 1192 के आसपास जो गोरी का आक्रमण होता है और भारत में जो मुस्लिम शासन का स्थापना होता है, उसके बाद समाज में एक अचानक परिवर्तन होता है। अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए भारतीय समाज, जो हिंदू समाज है, अपने आप को बंद कर लेता है अपने एक खोल में, जिससे कि बाहर की परंपराएं और संस्कृति के तत्व उसको प्रभावित न कर पाए। और हमें लगता है, लोग भी कहते हैं, इतिहास भी कहता है और तथ्य भी कहते हैं कि वह प्रवृत्ति उस समय की मांग थी, कठोरता। और यही कारण था कि इस्लामिक आक्रमण जहाँ भी हुआ वहाँ की संस्कृतियों को उसने पूरी तरह नष्ट कर दिया और पूरी तरह उसका इस्लामीकरण कर लिया। लेकिन भारत एक ऐसा जगह है जहाँ इतने सालों तक इस्लामिक शासन के बाद भी भारत की आबादी पूरी तरह इस्लामिक नहीं हुई। उस समय कोई ज़रूरत थी, लेकिन जैसे ही आपने देखा होगा कि जब औपनिवेशिक शासन का अंत हुआ तो भारतीय समाज पुनः अपने मूल रूप में आने लगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारा जो भारतीय राजनीति है, जो हमारे नेतागण हैं, ये अपने राजनीतिक हितों के लिए जाति को ख़त्म नहीं होने दे रहे हैं। ये उनकी गलती है, ये हमारे लोगों की गलती है। अगर राजनीति वहाँ से हट जाए तो भारतीय समाज में पुनः जो जातीय कठोरता है, जातिवाद है, वह ख़त्म हो जाएगा। और एक बात मैं आपको बता दूं कि शशि थरूर ने भी कहा है कि कास्ट सिस्टम इज़ अ गुड थिंग, और इस सिस्टम को, यह कोई क्लासिफिकेशन था, इसमें समझिए कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। और सिस्टम इंटेल्स क्लासिफिकेशन,
तो कहीं भी कोई व्यवस्था बनती है तो वहाँ पर कार्य विभाजन करना ही होता है, और भारतीय समाज में उसी का परिणाम का सिस्टम था, और इसकी उत्कृष्टता को देखते हुए अनेक देशों ने इसको लागू करने का प्रयास किया। जाति व्यवस्था और किस देश में है थी, इसकी भी इसमें व्याख्या की गई है। क्योंकि वीडियो का समय लिमिट है, मैं बहुत अधिक डिटेल में नहीं बताना चाहूँगा। आप उसके लिए मेरे आगे का वीडियो देख सकते हैं, या फिर किताब को खरीद के आप पढ़ सकते हैं, जो कि अमेजन और फ्लिपकार्ट और प्रभात पब्लिकेशंस के उसके वेबसाइट पर उपलब्ध है। लेकिन जो कास्टिज्म है, मैं वही कह रहा था कि कास्ट सिस्टम पहले से था, लेकिन समाज में जो आज हम कास्टिज्म देखते हैं, जो भेदभाव देखते हैं, वह समाज का एक भाग नहीं था, वह औपनिवेशिक काल की देन है, ऐसा शशि थरूर कहते हैं, और इसके साथ अन्य लोग भी कहते हैं। तो इस चीज़ को हमको ध्यान में रखना चाहिए। हर चीज़ के लिए भारतीय समाज को गाली देना ठीक नहीं है, और भारतीय समाज एक उत्कृष्ट किस्म का समाज था। हिंदू व्यवस्था एक उत्कृष्ट किस्म की व्यवस्था थी, जिसका उल्लेख और प्रशंसा विश्व के अनेक लेखकों ने किया है। किस किस ने किया और क्यों किया है, ये आप इस किताब में पाएंगे। इसको मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि डिटेल में जाना बहुत संभव नहीं है, तो मैं इसको बता रहा हूँ आपको मिनिमाइज वे में। और 5वां अध्याय है दास प्रथा और भारत। ये पुस्तक का यह जो मैंने पुस्तक है, वह दास जो और पश्चिमी स्लेवरी को एक जैसा मानने की सावधानी पर बल देते हैं। कहने का मतलब है कि भारतीय दास को और पश्चिमी देशों में और इस्लामिक देशों में जो दास का व्याख्या किया गया है, जो व्यवस्था थी, उसको एक मानने से परहेज करती है। और क्यों ऐसा नहीं हमको करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसके कारणों के बारे में विस्तार से यह किताब बताती है कि पश्चिमी स्लेवरी क्या थी, इस्लामिक स्लेवरी क्या थी, और भारतीय दास क्या थे। इसका डिटेल जो इसमें चर्चा है। और जो अंतिम अध्याय अस्पृश्यता का है, देखिए ये समाज की कठोर सच्चाई थी, और यह एक सिंपल विवेचना या निष्कर्ष के बजाय एक ऐतिहासिक विवेचना की मांग करती है। कहने का मतलब ये है कि आप इसको इतना नॉर्मली डिफाइन मत करिए कि यह जो है भारतीय समाज में बहुत पहले से था और इससे शोषण हुआ है। यह समाज में क्यों आया, वैदिक साहित्य में, वैश्विक संदर्भ में इसका क्या मतलब स्थिति है, इस पर व्याख्या की गई है। और आपको बताया गया है कि दास प्रथा, ये जो अस्पृश्यता है भारतीय समाज में किन कारणों से आई। जैसा कि मैंने अपने पहले ही वीडियो में भी कहा है कि महात्मा गांधी ने भी कहा था कि अस्पृश्यता जो है वह भारतीय समाज में इस्लामी काल की देन है। बहुत सारे इतिहासकार जो हैं अस्पृश्यता और पवित्रता को एक मान लेते हैं, तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। और इस बात को अम्बेडकर भी कहते हैं कि गलती तभी होती है जब इतिहासकार अपवित्रता और अस्पृश्यता को सेम मान लेते हैं। तो जैसे चांडाल के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे क्षेत्रों में चांडाल का समाज के एक प्रभावशाली वर्ग के रूप में जो है बहुत सारे साहित्य में उसकी व्याख्या की गई है, जो इस किताब में मेंशन किया गया है, आपको बताया गया है, जिससे कि आपका एक दिमाग खुलेगा कि अस्पृश्यता को लेकर जिन जातियों को हम जोड़ते हैं उनकी वास्तविक स्थिति क्या थी और पहले क्या थी। इस किताब में जो 1871 का जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट है उसकी व्याख्या की गई है, उसका परिशिष्ट में भी दिया गया है, उसका हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ा और उसके चलते अस्पृश्यता और समाज में पिछड़ापन किस सीमा तक आया। तो एक वैज्ञानिक और तथ्यात्मक विवेचना है इस चैप्टर में अस्पृश्यता को लेकर। तो हम समझते हैं कि इन 6 अध्यायों के पढ़ने के बाद आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट पर, बहुत सारी चीज़ों पर रीथिंक करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो निश्चित तौर पर मैं चाहूँगा कि आप इस किताब को पढ़िए, कि आपको इसमें अगर किसी भी तरह का आपको इसमें तथ्यात्मक लगे कि कुछ अस्पष्ट बातें नहीं हैं, तो आप सीधे सीधे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। किताब में जो है मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया हुआ है। चलिए धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।